आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरी फीमेल जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती है उसके पास रिपोर्ट होती है जिसमें सिस्ट होते हैं या फाइब्रॉइड बने होते हैं। हम्म। तो क्या ये सिस्ट जब होती हैं तब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि मुझे यूट्रस निकलवानी पड़ेगी और इस तरह की 100 मिथ्स होती हैं, तो इसको कैसे टाइटल करते इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अल्ट्रासाउंड के ऊपर कोई सिस्ट आती है हैं? ठीक। तो बहुत सारी सिस्ट हैं जो कि फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो उसके ऊपर सर्जरी के लिए एग्री कर जाना इज नॉट अ स्मार्ट थिंग। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पेशेंट के लिए डिसाइड करना कि इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत है या नहीं है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। सो अगर आपकी सिंपल सिस्ट है और उसमें मेरे ख्याल में और वो छोटी है तो उसमें इंतजार करना चाहिए, वो खुद ही चली जाती है। ठीक है। दूसरी चीज होती है जो मल्टीपल सिस्ट होती हैं, जैसे कि पीसीओ में होती हैं, जो हमने पीसीओ की कई दफा बात की। उन सिस्ट के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, सर्जरी की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो है वो दूसरा तरीका इलाज है जिसके अंदर वेट रिडक्शन है, जिसके अंदर मेटफॉर्मिन का काफी आजकल पीसीओ में यूज किया जाता है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट होना चाहिए। ठीक। और तीसरी है वो सिस्ट जो कि पैथोलॉजिकल है। जो पैथोलॉजिकल सिस्ट है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट अगेन ऐसे डॉक्टर से होना चाहिए जो उसके लिए सूटेबल हो। हर डॉक्टर, मैं, मेरे कॉलीग्स हैं जनरल सर्जन, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि गायनेकोलॉजिकल सिस्ट शुड बी ऑपरेटेड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट। कई दफा हम समझते हैं कि जनरल सर्जन जो है वो हर तरह के ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जनरल सर्जन की ट्रेनिंग में गायनी की ट्रेनिंग शामिल नहीं है। ठीक। कई दफा और कई इंसिडेंसेस एक्चुअली हैं जो कि मैं कोट कर सकती हूँ, जिसके अंदर जनरल सर्जन से सर्जरी करवा के देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन। नॉट टू से कि जनरल सर्जन वो कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि अगर प्रॉब्लम गायनी की है तो इलाज करने वाला गायनाकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ठीक। बिकॉज वो डिटरमिन कर सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट है, ये पीसीओ की है और इसके ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है। सो अप्रोप्रिएट बंदे से अपना इलाज करवाएं अगर आपको सिस्ट हो गई है, और सारी सिस्ट पे ऑपरेशन लाजमी नहीं है। ठीक। अच्छा मैडम, जैसे हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन में भी कुछ टाइप्स होती हैं, कोई लेप्रोस्कोपिक है, कोई जर्नल है, कोई इस तरह की, किस तरह कौन सा बेस्ट तरीका है? आजकल के ज़माने में अगर लड़की, वैसे तो सबके लिए हो सकता है, लेकिन अगर लड़की बच्ची यंग है ठीक है। और उसको सिस्ट है या एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस की हमने बात नहीं की, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का भी बड़ा कॉज है और आजकल कॉमन भी है बच्चियों में। ठीक। और एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें कभी कभार, आजकल वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ गया है ज़्यादा, लेकिन कभी कभार सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ट्रेन डॉक्टर के हाथ में बहुत अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। प्राइमरीली अगर यंग लड़की है तो यंग बच्चियों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रमोट होनी चाहिए। ठीक है। फिर आ जाती हैं वो खवातीन जिनकी हिस्टेक्टमी हो रही है, दूसरी है, उसमें डिपेंड करता है उनके साइज ऑफ यूट्रस पे। सो इफ इट इज पॉसिबल कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सके तो जरूर करवानी चाहिए, लेकिन करवाने वाला गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जनरल सर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वो ट्रेन होना चाहिए टू डू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ठीक। मैडम, जैसे आपने एंडोमेट्रोसिस की बात की, तो अगर एक आम आदमी इसको समझे तो कैसे समझे? बहुत मुश्किल है। मैं इसको सादी जुबान में ये कह सकती हूँ कि अगर पीरियड्स के दौरान सिवियर पेन है, ठीक है। जो पेन पीरियड्स के खत्म होने के बाद खत्म नहीं होती और ठीक। प्रसिस्ट करती है, तो एंडोमेट्रियोसिस का शक होना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ठीक है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट नजर आ जाती है। ठीक है। और इसका जल्दी डायग्नोज होना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया भर में एंडोमेट्रियोसिस बहुत लेट डायग्नोज होता है। औरतों को 5-7 साल हो जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ दर्द में तड़पते हुए, और उसके बाद पता चलता है ओहो ये तो एंडोमेट्रियोसिस था। उसमें दो तरह के नुकसान है, एक तो वजियत जिससे वो औरत गुजरी, और दूसरा कि वो डिजीज वर्स होती गई। ठीक। अगर जल्दी डायग्नोज हो जाती और एक अल्ट्रासाउंड तब करा लिया जाता और देख लिया जाता तो उसको रोका जा सकता था अपनी प्रोग्रेशन में। ठीक। एंडोमेट्रियोसिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज जिसके बारे में ये समझना कि अगर पीरियड खत्म होने के बाद दर्द प्रसिस्ट कर रही है 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ठीक। अल्ट्रासाउंड भी करवाना और ये चाहिए। लोअर एब्डोमिनल पेन और हो? लोअर एब्डोमिनल पेन होती ठीक है। मैडम, जैसे हम फेब्रॉइड्स की बात करें अगर, तो अगर हमारी फीमेल जो हमें देखेंगी या देख रही हैं या कभी भी हमें सर्च करेंगी, तो फेब्रॉइड्स को अगर वो आसान अल्फाज में समझे और इसके ट्रीटमेंट को समझे तो कैसे समझे? है। ओके, फाइब्रॉइड जो है वो एक तरह की रिसॉली है ठीक जो है। कि यूट्रस की बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक। लेकिन मैंने फाइब्रॉइड के बारे में कुछ और कहने से पहले ये बात कहनी है कि फाइब्रॉइड दवाई से ठीक नहीं हो सकता। ठीक। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको मैं खाऊं और मेरा फाइब्रॉइड खत्म हो जाए। ठीक। पहली बात ये। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो छोटे फाइब्रॉइड्स हैं उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर, हमें जो ही एक 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड नजर आता है, हम डॉक्टर के पास जाके अपना अल्ट्रासाउंड पेश करते हैं और फौरन अपने आप को भी पेश करते हैं कि कुछ करना है तो करते हैं। सो फाइब्रॉइड के साइट, साइज और नंबर पे डिपेंड करता है कि उसके ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं। अगर वो यूट्राइन कैविटी में प्रोजेक्ट कर रहा है तो हाँ उसको रिमूव होना चाहिए, लेकिन अगर वो यूट्रस में पड़ा हुआ है, मेंसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फर्टिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो उसको निकालना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो फाइब्रॉइड बड़ा हो गया, हैवी मेंसेस हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन 5 पे पहुंच गई है, तो उसका इलाज होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। मैडम, अक्सर हमने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो लोगों को शुगर निकल आती है या उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसकी बेसिक वजूहात क्या होती हैं और ट्रीटमेंट क्या होगा? थैंक यू फॉर दिस एक्सलेंट क्वेश्चन। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। आप ये देखिए कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो जो हमारा सोशल सेटअप है वो दो बातें समझाता है उसको। एक ये कि बेटा आराम करो, ठीक है, और दूसरा ये कि बेटा सब कुछ खाओ, और 2 बंदों का खाना खाओ। और 2 बंदों का खाना खाओ, जो कि अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जो दो आपने बताई ये दोनों भी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी है, उसकी तादाद बढ़ जाती है अगर आप अननेसेसरी वेट गेन कर लें। ठीक। सो किसी औरत को 9 महीने में 10 केजी वजन बढ़ाना होता है। हमारे यहाँ पहले 3-4 महीने में वो 10 केजी पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता और उसके बाद हम ओवरवेट होने देते हैं औरतों को। तो और भी फैक्टर्स हैं जिससे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन डायबिटीज होने में ओवरवेट होने का, एक्सेसिव ईटिंग का, एक्सेसिव मीठा लेने का बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे पता है, जब मैं खुद खातून हूं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो दिल करता है कई दफा, लेकिन वी हैव टू बी स्मार्ट कि हम किस किस्म की कैलोरीज खा रहे हैं। सो ब्लड प्रेशर पहली प्रेगनेंसी में, इवन अगर आप नॉर्मल भी खा रहे हैं तो बहुत सारी खवातीन को हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करना, इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी मल्टीपल टाइम्स। हर विजिट पे बीपी जरूर डॉक्टर चेक करता है। लेकिन अगर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, डायबिटीज को और ब्लड प्रेशर को, तो जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो ये है कि हम वेट गेन ऑफ प्रेगनेंसी उतना करें जितना डिजायर्ड है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी। शुरू से प्रेगनेंसी के ज्यादातर लोग समझते हैं कि अब प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हुआ है या 8वां शुरू है, अब वॉक शुरू करो। वॉक पूरी प्रेगनेंसी में हो सकती है, अनलेस के डॉक्टर आपको वॉक से मना करे या आपको कोई ब्लीडिंग हो गई है और आपको लगे कि ये डेंजरस है। उसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी में वॉक हो सकती है। और खाना लेके किचन में जाना या बेडरूम में वॉक करना इज नॉट वॉक। वॉक का मतलब है ब्रिस्क वॉक, द वे वी गो एंड डू इट इन अ पार्क, जिसमें सांस फूले।